लोगों ने जो पिछले 5 साल में उन्होंने जो कष्ट सहा है, जो सरकार के कारण लोगों की दुर्गति हुई है, उनका जीवन छिन्न भिन्न हो गया है। मतलब प्रदेश में बेरोजगारी बेतहाशा रूप से बढ़ी है। गुस्सा है, इसी की वजह से वो उसका गुस्सा है। और गुस्सा हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो इस तरह से दिख जाता है। यद्यपि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कानून के दायरे में रह के सारी चीज करनी चाहिए। लेकिन सर बीजेपी को उम्मीद है कि जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 15 दिन में लोगों को राशन मिला है, इससे जो है एक बड़ा फायदा उनको मिलने जा रहा है इस पूरे चुनाव में। वो उम्मीद कितनी भी रख ले किसी भी तरह की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है। क्योंकि ये जो भीख दी जा रही है, लोगों को ये बात एहसास होने लगा है कि उनका रोजगार छीन के उनका मतलब किसी भी तरह से वो कमाई कर सकें, वो सारी परिस्थितियों को नेस्तनाबूद करके आप ये 5 किलो की जो भीख दे रहे हो, उससे वो सब समझ रहे हैं कि इससे गुजारा चलने वाला नहीं है। और लोग भिखारी नहीं हैं, लोग काम करके अपनी मेहनत का कमा के खाना चाहते हैं। तो ये ठीक है, मिल रहा है तो ले रहे हैं, कोई मना भी नहीं करता, ठीक है मिल रहा है तो ले रहे हैं। लेकिन इसी की वजह से वोट मिल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बहुत फर्क पड़ा तो 1-2%, 2-4-5% ये फर्क पड़ सकता है। घोषणा पत्र आ गया है, पहले आरएलडी सबसे पहले जारी कर चुकी है और बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं सारे घोषणा पत्र को? और बीजेपी ने फिर से कहा कि 15 दिन में पेमेंट देंगे। नहीं, देखिए बीजेपी तो झूठ बोलने के अलावा उसके पास दूसरा काम ही नहीं है। बीजेपी जितना भी बोल रही है उसके पीछे आप नहीं लगा दीजिए, नहीं करेगी। जो कह रही है वो बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेगी। अब से नहीं है, पिछले 7-8 साल होने जा रहे हैं, 8 साल के लगभग होने जा रहे हैं। पूरा देश इस बात को भुगत रहा है, इस बात को जानता है। बीजेपी और बीजेपी के नेता जो कहते हैं वो किसी हालत में करते नहीं है। और कम से कम देश के लोगों और उनके दुख दर्द से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनसे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। संवेदनहीन नेता है, संवेदनहीन जो लोग हैं, संवेदनहीन उनके कार्यकर्ता हैं और पार्टी पूरी तरह से संवेदनहीन है। लोग मरते हो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना काल में सबने देखा है कि क्या दुर्गति लोगों की हुई है। न डॉक्टर है, न दवा है, न हॉस्पिटल है, वो सारी चीजें हुई। लाशें गंगा में बहती हुई देखी, गंगा की रेती में गड़ी हुई देखी, उनसे कफन जो छीन लिया गया वो भी सबने देखा। तो सब लोग समझते हैं बीजेपी जो कहती है वो किसी हालत में करती नहीं है, और जो उनके दिमाग में है उसे जो उन्हें करना है उसे कभी वो कहती है। ठीक है, लेकिन सर एक मुद्दा लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई और जाट गैर जाट करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि लगातार जाट जाट करके। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर है, ये सामान्य बात नहीं है। एक पार्टी उसने 5 साल राज किया है राज्य में और केंद्र में वो 7.5 साल से राज कर रही है। उसे अपने काम पर लोगों के बीच में जाना चाहिए कि हमने ये वादा किया था, ये वादा हमने पूरा किया, लोगों की भलाई के लिए हमने ये काम किया, इससे देश की इतनी तरक्की हुई, इतनी आर्थिक उन्नति हुई, ये सारी चीजें, शिक्षा को हमने इस तरह बेहतर बनाया, रोजगार हमने इतने सारे दिए, माहौल सुरक्षा का इतना बढ़िया रहा। उन सारे जो मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनको अपने मैनिफेस्टो में जिनका वादा वो करते हैं, उसके आधार पर जाना चाहिए। आप उसके आधार पर जा नहीं रहे, आप बता नहीं रहे कि रोजगार आपने कितने दिए, कहां दिए, आप नहीं बता रहे हैं। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, तो आप उस पर बात करो। बीजेपी समर्थकों से मेरी बातचीत थी, वो कह रहे थे कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी तो जो दूसरे नेता जाति के नाम पर वोट ले जाएंगे। नहीं, ये बेकार की बातें हैं। देखिए, ये हकीकत है कि चुनाव अक्सर जाति के आधार पर ही होता है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। ये देश की एक कड़वी सच्चाई है। जाति ये नहीं, धर्म के आधार पर मांग नहीं सकते हैं। धर्म के आधार पर यूं नहीं मांग सकते, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और आचार नहीं, आचार देखिए, जाति के नाम पर भी नहीं मांगना चाहिए, पर फिर भी जाति के नाम पर वोट मिलता है। लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह से आप पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसके आधार पर आप नहीं मांग सकते, किसी कीमत पर भी नहीं मांग सकते। देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और देश का संविधान, धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, आप मानिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसका आधार ये आचार संहिता का उल्लंघन है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आचार संहिता के, उसका उल्लंघन है सरेआम। लेकिन सर जो हिजाब वाला जो मामला सामने आया कर्नाटक से, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उन पर कोई भी किसी भी तरह की जो है
किसी भी तरह की नरमी बरती नहीं जानी चाहिए। इसको क्या खाना है, क्या पहनना है, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, ये सरकार क्या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, मेरी क्या विचारधारा है, मुझे कौन सा धर्म मानना है, मैं क्या पढ़ना है, मुझे क्या लिखना है, इसके विषय में किसी व्यक्ति का कोई वो नहीं है। ये केवल और केवल हर व्यक्ति का अपना मसला है। तो जो ड्रेस कोड हो तो मानना पड़ेगा। नहीं, कौन सा ड्रेस कोड मानना पड़ेगा? स्कूल में अगर ड्रेस कोड होगा तो ना। हाँ। लेकिन अगर किसी विशेष मतलब धर्म विशेष कि यहाँ ऐसी कोई स्थिति है कि भाई उनको इस तरह से आना है, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, वो सभ्यता के दायरे में होना चाहिए, वो असभ्य नहीं होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से करें कि भाई जो मुस्लिम लड़कियां हैं अगर वो हिजाब पहन के आए, हिंदू कुछ और पहन के आए वहां पे, क्योंकि देखा गया कि जो मुस्लिम लड़कियां वो हिजाब, जो हिंदू कट्टर हिंदू भगवा गमछा पहन कर आए, कुछ जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जो है ब्लू कलर का जो है गमछा डाल है, तो इस तरीके से होगा तो ये तो ठीक नहीं है ना। नहीं, देखिए, ये तो अलग अलग जो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, वो तो पूरा बेसिकली ये बांटने की ही साजिश है। ये बांटने की ही साजिश है। ये हिजाब आज नजर आ रहा है, ये हिजाब जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां पहन रही हैं, ये पिछले मतलब सदियों से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। तो जो वो बच्चियां पहन रही हैं, क्या वो सभ्यता के दायरे में है? यस, वो सभ्यता के दायरे में है। उसको पहनने से कोई असभ्यता नजर नहीं आती, कोई किसी तरह की जो है आप कहें कि गलत चीज लग रही है, ऐसा कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। इसको क्या दिक्कत है? इसको अगर एक्सेप्ट कर लिया चुनाव से पहले क्यों बवाल? इसी चुनाव से पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके ही बीजेपी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, और इसने बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करने की, कहना पैराना जो भी कुछ ये करते रहे, बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये अब तक इस पल तक उस मुद्दे को वहां तक ले नहीं पाए। लोगों ने इनकी सारी चीज को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि लोग इन्हें जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ये धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ही लोगों को बांटते हैं। जो असली मुद्दे हैं उन पर ये कभी बात नहीं करते, असली मुद्दों से दूर भागते हैं। वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा, उनसे सबसे अलग बांटते हैं। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है, दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो गन्ना किसानों को लेकर है, जो सरकार पेमेंट नहीं करा पाई, 15 दिनों में पेमेंट नहीं दिला पाई, फिर से कह रही है 15 दिनों में दिलाए, लेकिन जब वो सरकार दोबारा अपना घोषणा पत्र देखती हो तो हंसी तो उनको भी आती होगी। नहीं, मैं तो वो बेशर्म लोग हैं, उन्हें क्या हंसी आएगी भाई? वो तो बेशर्म और झूठ बोलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, लोगों को हमेशा छलने वाले लोग हैं, और क्या है वो? ठीक है, बार बार आप ये बात कर रहे हो, आपकी बात सही है। गन्ना किसानों का जो मुद्दा है इस पूरे पश्चिम में जो है बड़ा है मुद्दा है, उसमें भी जो किसान है, जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं भाई हमारा जो गन्ने है पेमेंट का जो मुद्दा है, और जो सबसे ज्यादा भाव मिला है मायावती के टाइम पे मिला। नहीं, देखिए, जिस सरकार ने भी दिया हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि किसके समय ज्यादा मिला, किसके समय कम मिला। असली बात यह है कि किसी की भी सरकार हो, मेरा व्यक्तिगत विचार है, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से अमल में लाऊंगा। देखिए, गन्ने का जो तरीका है, गन्ने की पेमेंट का, जिस तरह से मार्केट में जाते हैं, हम सामान तुलवाते हैं, यूं मान लो कि चीनी ही लेते हैं, तो इस हाथ से हमने चीनी ली, उस हाथ से हमें पैसे देने होते हैं तुरंत। ये बाजार का नियम है। तो जब किसान ने अपना गन्ना तुलवा दिया, उसी पल किसान को अपनी जो गन्ना है उसका जितना पेमेंट है तुरंत उसको चेक काट के मिलना चाहिए। लेकिन 15 दिन में क्यों नहीं पाई? कुछ नहीं दिक्कत है, देखिए सरकार नहीं करा पाई, कुछ तो दिक्कत होगी। देखिए, मैं मानता हूं कि सरकारों पर, सरकार जो भी है, या मैं आगे कहूं कि आगे जो भी सरकार आए, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी जो वो है शुगर मिल मालिक हैं, वो किसानों का जो पैसा है गन्ने का, उसी के ब्याज से अपनी नई नई जो फैक्ट्रियां लगाते चले जाते हैं। तो क्यों उन पर गन्ना किसान का पैसा रहे? आज की तारीख में 16,000 करोड़ है, तो न केवल जो भी सरकार आए उसको 16,000 करोड़ को तुरंत दिलवाना चाहिए, इसके अलावा 16,000 के साथ साथ जो पेमेंट है 15 दिन में नहीं, तुरंत करवाना चाहिए। क्या क्या मुद्दे आपको हावी दिखाई दिए जब आप ग्राउंड में पहुंचे, लोगों से आपने बातचीत की, जनसभा में आप गए, रोड शो में आप रहे, क्या क्या मुद्दा आपके सामने अहम रहा? क्या मंदिर मस्जिद का भी मुद्दा कोई नहीं? कोई नहीं। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का, राम मंदिर का कहीं दूर दूर तक कोई मुद्दा नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कोई मुद्दा नहीं है, मथुरा का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आप जमीन पर जाकर देखिए, मुद्दा है सबसे बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, और गन्ना किसानों और वैसे भी किसानों का विशेषकर एमएसपी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ में जो मजदूर हैं
उनको रोजगार मिल जाए और उनकी मजदूरी मिल जाए, ये है असली मुद्दा। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है जो पेंशन, सरकारी पेंशन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बंद कर दी थी। यहाँ बड़ा खेल गया, ये पेंशन को लेकर बड़ा खेल गया। अगर आपको बड़ा फायदा होता दिख रहा है सपा को। अगर आपको ध्यान होगा अरुण जी, जब हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे और हमने अपना घोषणा पत्र दिया था, तो उस घोषणा पत्र में हमने ये लिखा था कि जो पुरानी पेंशन है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो बंद कर दी गई थी, हम उससे लागू करेंगे, ये होना चाहिए। और ये वो कह रहे हैं कि फिजिबल नहीं है। नहीं, ये एक्सपर्ट देखिए, इकोनॉमिकली फिजिबल। अरे कोच ने सबको चीज, जो एक्सपर्ट है इनको धेले की अकल नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं ये इसी तरह से कह के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जब बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए कहां से पैसा आ जाता है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनके जरूरत नहीं, उनके लिए कहां से पैसा तनख्वाह में, पेंशन में चला जाएगा, विकास कार्य नहीं हो पाएगा। नहीं, तनख्वाह और पेंशन में जो अगर मिल रहा है तो क्या उससे रोजगार नहीं मिला? और ये लोगों के लिए कहा है विकास, इसीलिए मोदी जी प्राइवेट नहीं, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई विकास नहीं है, ये देश को तबाह करने वाली नीति है। विकास होना चाहिए कि जो लोग हैं देश में प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को उनकी जिंदगी कैसी है, उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मजदूरों का देखभाल की जा रही है कि नहीं की जा रही है, महिला की सुरक्षा है कि नहीं है, जो किसान है उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। असली मुद्दे ये हैं, ये मुद्दे नहीं है जिस तरह के बता रहे। विकास काय का क्या सड़क बनना ही विकास है? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनना विकास है? क्या लोगों को रोजगार मिले? आप मानते हैं सड़कें बनी? कौन सी सड़कें? इसके काल में कुछ भी नहीं बना। जो बना है वो जो एक्सप्रेस वे बना वो भी उनके अखिलेश जी के जमाने में जो उसकी शुरुआत की गई, जो इन्होंने बनाया वो भी अधूरा छोड़ दिया इन्होंने। पेरिफेरल वगैरह जो बना है, पेरिफेरल बना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको कि वो निकल गए, लेकिन उससे क्या आप विकास मानते हैं? केवल उसी से विकास हो जाएगा? विकास का पैमाना होता है सबसे ज्यादा 3 चीजें, नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 स्वास्थ्य सेवा। ये है मेन जो किसी भी देश में हो सकता है, तरक्की का या विकास का जो पैमाना हो सकता है वो ये होता है। और चौथी है मजदूरों की स्थिति क्या है, मजदूरों के प्रति सरकार का रवैया क्या है। 5वीं है कि उस देश में किसान कितने खुशहाल हैं। 6ठी है कि जो महिला की स्थिति है वो कैसी है, सरकार उनके प्रति कैसा रुख अपना रही है, उनके तरक्की के कितने रास्ते खोल रही है। आपके बारे में जो विरोधी वो कहते हैं कि भानु प्रताप जी का एक ही एजेंडा है, मोदी योगी का विरोध। 100%। इसमें क्या दिक्कत है? अगर लोग यही मानते हैं तो यही सही, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए अगर आप लोग मानते हैं कि मेरा एजेंडा है, मुझे क्या दिक्कत है? मानो आप, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा एजेंडा है। और केवल कभी सकारात्मक नहीं, सकारात्मक उनके प्रति होता है जो सही काम करते हैं, जो देश को और देश की जनता को तबाह करने वाले काम होते हैं, उनके प्रति सकारात्मक कैसे हो सकता है? मेरा क्या किसी का भी कैसे हो सकता है? मोदी ने जो काम किया, योगी ने जो काम किया, भाजपा सरकार केंद्र में और राज्यों में जो काम कर रही है, क्या कोई भी उससे संतुष्ट है? क्या ये जो आप बता रहे हो कि विरोध हो रहा है इतना जबरदस्त, गांव में घुसने नहीं दे रहे, किस बात के लिए? वहां मैं तो नहीं हूं विरोध करने के लिए, वहां तो आम जनता है ना। तो आम जनता की जिंदगी जब आप नरक बना दोगे तो विरोध होगा ही होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस पूरे पश्चिम में जो है हमारी जो लोग ज्यादा से ज्यादा जीत कर, हमारे सांसद सबसे ज्यादा है, तो गांव में हमारे भी लोग हैं, लेकिन हम इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते कि लोगों में आपस में द्वेष की भावना पैदा हो। कि तो क्योंकि हमारे भी लोग हैं गांव में, वो किसी का विरोध नहीं करते, वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी पार्टी का तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से घटिया तो राजनीति और लोगों को लड़ाने की राजनीति इस देश में कोई करता ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन आज की तारीख में यह है कि जिन्हें वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, आज की तारीख में पूरा प्रदेश उनके विरोध में खड़ा है। इसलिए जिन्हें वो अपने कह रहे हैं वो भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी भुगता है ना। 5 साल जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो सहा है, जो भुगता है, जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनकी नहीं चली, उन्होंने जो भुगता है वो भी सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। और रही बात है ये कि गुंडागर्दी करने और ये जो सारी चीजें उपद्रव करने, ये तो बीजेपी करती है, दूसरी पार्टी तो कोई करती नहीं है, ये उसी का एजेंडा है। अब अहमदाबाद में देखा आपने 400-500 लोग जो हैं, पता नहीं बजरंग दल के जन कौन से दल के जो हैं, वो जाके जो वो मुस्लिम गांव में उनको खदेड़ रहे हैं। वहां से एक वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं कर्नाटक में जो हिजाब के ऊपर, उस लड़की के ऊपर किस तरह से लोग, मतलब पूरी टीम की टीम जो है उसके ऊपर टूटी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसी समय क्यों हो रही है? क्योंकि कल चुनाव है और किसी भी तरह से माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर का मुद्दा लगातार उठाया गया इस चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? बस मैंने तो बताया ना, उनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन
प्रदेश की जनता, विशेषकर वो लोग जो इस मुद्दे से सीधे सीधे जुड़े थे, उन्होंने सारी चीजों को समझ लिया और समझने के बाद पिछली सारी बातें भुला के वो सब इकट्ठे हो गए। और मैं समझता हूं जिस समय किसान पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, ये तो उसी समय क्लियर हो गई थी जब हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगा था। ये सारी चीजें उसी समय क्लियर हो गई।